अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपने 9th क्लास की कंप्यूटर की बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास टेस्ट डेटा के हवाले से। लेकिन इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम अपना उस टॉपिक को गो थ्रू कर लेते हैं जो हमने कल स्टडी किया था। कल हमने एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं और फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। इसी को थोड़ा सा रिकैप हम कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस होती है। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी करवाना चाहते हैं अपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम उसके सिंबल्स के ज़रिए से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। क्योंकि ये चीज़ें विजुअलाइज होती हैं, इसलिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और उनको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम दूसरे लोगों को बहुत आसानी से अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ हमारे पास विजुअलाइज होती है, सिंबल्स के फॉर्म में हम बताते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फ्लो चार्ट बनाते हैं हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं और उन सिंबल्स के अंदर हम फ्लो को बताने के लिए एरोज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये एरोज़ हमारे प्रोग्राम के अंदर या हमारे फ्लो चार्ट के अंदर डायरेक्शन को शो करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा फ्लो चार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और किन स्टेप्स को फॉलो कर रहा है और कहाँ पे जाके वो ख़त्म हो रहा है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने इसके सिंबल्स के बारे में देखा था कि कौन कौन से सिंबल्स जो से हम इस्तेमाल करते हैं अपने एक फ्लो चार्ट को बनाने के लिए। इसमें हमारे पास टर्मिनल सिंबल था जो कि हम एज अ स्टार्टिंग सिंबल और एंडिंग फ्लो चार्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम एरोज़ का इस्तेमाल करते थे, हम पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करते थे इनपुट एंड आउटपुट के लिए, हम रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते थे प्रोसेस सिंबल को डिफाइन करने के लिए और डायमंड सिंबल का इस्तेमाल करते थे हम डिसीजंस के सिंबल्स को शो करवाने के लिए। इसके साथ ही हमने एल्गोरिथम्स के बारे में भी देखा था कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। ये सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स जो कि हमने फ्लो चार्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किए होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि हम इन एल्गोरिथम्स को एक पेज के ऊपर नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिख लेते हैं। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब है कि हम इसको या तो उर्दू में लिख लेंगे या तो हम इसको इंग्लिश में लिख लेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो डेवलपर होता है उसको प्रोग्राम लिखना फिर काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। जब वो ये काम करता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी उस कदर आसान हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स अपने कोलीग्स को इसके बारे में बताएं भी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो था हमारे पास टेस्ट डेटा। अब टेस्ट डेटा से क्या मुराद है? हमने जो पिछले बात की एल्गोरिथम्स की और फ्लो चार्ट की, अब हमने जब ये काम कर लिया है अब हमने इसको टेस्ट भी करना है। हमने चेक करना है क्या ये एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट वैलिड है, क्या ये फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम्स हमारे इस प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि नहीं करते। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए या देखने के लिए हम टेस्ट डेटा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको छोटी सी एग्जांपल से हम समझते हैं। मिसाल के तौर पे हमने 3 नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज फाइंड करने का आपको तरीका पता है कि हम तीनों नंबर्स को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल के ऊपर, जो कि हमारे पास है 3। लेकिन जब हम एल्गोरिथम इसका लिखेंगे या हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे तो उसके लिए हमें कुछ डेटा भी रिक्वायर्ड होगा कि हम किन नंबर्स को प्लस करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर आएगा। अब ये जो नंबर्स हैं इनको हमने कंप्यूटर के अंदर भी कहीं पे सेव करवाना है, तो जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई जगह कंप्यूटर के अंदर लेंगे तो हम उसको कोई ना कोई नाम भी देंगे। लेट्स सपोज हम उसको N0 कह देते हैं, N1 और N2 कह देते हैं, जहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवाएंगे। अब ये वैल्यूज़ हम स्टोर करवाएंगे ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती हैं, ये हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती हैं और ये हमारे पास डेसिमल के अंदर भी हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर जब आप लेट्स सपोज मैं 3 नंबर देता हूँ
5, 5 एंड 5। 3 टाइम्स मैंने 5 दिया है, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 15। 15 को डिवाइड कर दें 3 के ऊपर, तो मेरे पास एवरेज जो आएगी वो आएगी 5 की। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो मैंने नंबर्स दिए हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं। ये जो नंबर्स हैं ये हमारे पास टेस्ट डेटा है, इस चीज़ को चेक करने के लिए कि हमारे पास जो फॉर्मूला था एवरेज कैलकुलेट करने का ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इसके लिए ऑब्वियसली हमें पता होगा कि पहले से आंसर इसका क्या आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है टेस्ट डेटा का वो है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्यों है टेस्ट डेटा की और टेस्टिंग क्यों ज़रूरी होती है इस टेस्ट डेटा की। स्टूडेंट्स, जब भी हम फ्लो चार्ट्स बनाते हैं तो टेस्टिंग उसके क्रूशियल पार्ट होता है। क्रूशियल पार्ट होने का मतलब ये है इसके बगैर हमारा सिस्टम इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इस सेंस में कि जब हम एल्गोरिथम्स बनाते हैं, क्योंकि हमने वो पेज के ऊपर लिखे होते हैं तो उसमें गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब डेवलपर उसको एक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो कन्वर्ट करने के बाद जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उस दौरान डिफरेंट किस्म के बग्स और एरर्स हमारे सामने आते हैं। तो ये टेस्ट डेटा जो होता है हमारे पास इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि हम उसमें एरर्स को फाइंड कर सकें और हम उसको सॉल्व कर सकें। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। एग्जांपल ये है कि अगर कोई बंदा या एक पर्सन वो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, लेट्स सपोज एक मैनेजमेंट सिस्टम वो डेवलप करता है और वो मैनेजमेंट सिस्टम एक बैंक इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब जब बैंक ने उस मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करना शुरू किया और उसमें किसी किस्म का कोई मसला आ जाता है तो सारा का सारा बर्डन उस डेवलपर के ऊपर आ जाएगा जिसने उसको चेक किया होगा या बनाया होगा। अगर तो टेस्ट डेटा के जरिए हमने उसको टेस्ट नहीं किया होगा तो बैंक को पैसों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेस्टिंग इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ताकि हम अपने एल्गोरिथम्स में से या अपने प्रोग्राम में से एरर्स को फाइंड कर सकें और उसको रिमूव कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो टेस्ट डेटा है उसकी टाइप्स कितनी तरह की होती हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्ट डेटा हमारे पास अपने एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट की एफिशिएंसी को चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है और ये क्रूशियल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब हमने अपने लिए कोई प्रोग्राम बनाना होता है। उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट डेटा जो उनसे हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट डेटा हमारे पास आता है वो है वैलिड डेटा। वैलिड डेटा का मतलब है कि हमने जो एक एल्गोरिथम बनाया है उसके अंदर हमने एक लिमिट सेट की हुई है। लिमिट सेट की है कि वो इस किस्म के डेटा को एक्सेप्ट करेगा। अगर हम उसी किस्म का डेटा उसको देते हैं वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है, इसका मतलब है कि हमारे प्रोग्राम का एक फेज़ कंप्लीट हो गया है, यानी ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसकी एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि आप सब लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। आप जब सब फेसबुक को ओपन करते हैं वहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करते हैं, एंटर करते हैं और उसके बाद आप उसको लॉगिन करते हैं। तो वो जो पेज है जहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया है तो वहाँ पे आपने अपना ही पासवर्ड और ईमेल डालना होता है क्योंकि वो आपका अपना है और वो वैलिड है, फेसबुक के पास उसका रिकॉर्ड है। जब आप वो इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं और लॉगिन के बटन पे प्रेस करते हैं तो आप अपने फेसबुक के अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाते हैं, यानी आपका डाटा वैलिडेट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फेज आता है वो है इनवैलिड का। इनवैलिड का मतलब है कि आप कोई ऐसा डेटा देते हैं सिस्टम को या एल्गोरिथम को जिसके लिए वो बनाया नहीं गया है, या अगर बनाया गया है तो वो उसके हवाले से कोई ना कोई मैकेनिज़्म आपको शो करेगा, कोई ना कोई एरर आपको शो करेगा। इसके एग्जांपल वही हम फेसबुक वाले लेते हैं। अगर आप यूज़र नेम गलत ऐड कर देते हैं या पासवर्ड गलत ऐड कर देते हैं तो वो आपको एक इनवैलिड यूज़र नेम या पासवर्ड का मैसेज शो करता है। तो वो बताता है कि आपने जो इंफॉर्मेशन मुझे दी है यूज़र नेम की फॉर्म में या पासवर्ड की फॉर्म में, मैं इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता हूँ, ये चीज़ गलत है, तो आप उसको ठीक से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आती है बाउंड्री ऑफ द टेस्ट डेटा।
बाउंड्री का मतलब है कि हमारे पास जो एल्गोरिथम है उसकी लिमिट क्या है, आखिर कि वो किस लिमिट तक जाके अपने आप को वैलिडेट कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल हम वो बैंक वाले ही एग्जांपल लेते हैं कि आपको पता है कि बैंक के अंदर जब आप लोन लेने जाते हैं और उसके बाद आप उसको वापस करते हैं, आप किसी इंटरेस्ट रेट के ऊपर उसको वापस करते हैं, तो इंटरेस्ट रेट या तो 0 होता है या तो हाई होता है, 1 होता है, 2 होता है या 14 होता है। ठीक है, तो हमने जो सिस्टम डिज़ाइन किया है हमने वो इस लिहाज से चेक किया हुआ है कि जो हमारी लास्ट डिजिट की वैल्यू है, यानी इंटरेस्ट रेट 14 डिजिट का इसे कैलकुलेट करके देना चाहिए, कहीं वो हमको इससे ज़्यादा का या इससे कम का तो नहीं कैलकुलेट करके दे रहा। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम उसकी बाउंड्री हमने सेट की हुई है जहाँ पे हमारा सिस्टम अपने इंतहा पे जाके चीज़ों को कैलकुलेट करता है और हमें उसकी आउटपुट देता है। रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स का मतलब है कि हम गलत किस्म का जो डाटा है वो अपने सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको जो इंफॉर्मेशन कही गई थी प्रोवाइड करने के लिए, आपने वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। मिसाल के तौर पे आप जब अपने स्कूल का फॉर्म फिल करते हैं, वहाँ पे आपके पास सेक्शन बना होता है नेम का, फादर नेम का। आप क्या करते हैं, अपने नेम की जगह पे गलत नाम लिख देते हैं या स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, तो वहाँ पे आपका वो डेटा इंफॉर्मेशन गलत कंसीडर की जाती है और वो आपके इस एक्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि आपका नेम की स्पेलिंग ठीक है या नहीं ठीक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह के जो डेटाज होते हैं जहाँ पे हम ये चीज़ चेक करते हैं कि गलत इंफॉर्मेशन देने पे हमारा सिस्टम किस तरीके से रिएक्ट करता है, वो हमारे पास रॉन्ग फॉर्मेट के अंदर आ जाते हैं। और लास्ट फेज जो हमारे पास यहाँ पे टेस्ट डेटा की टाइप में आता है वो है हमारे पास एब्सेंट डेटा। एब्सेंट डेटा का मतलब है कि आपको एक चीज़ रिक्वायर्ड थी लेकिन आपने वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं की, तो फिर क्या हमारा सिस्टम रिएक्ट करेगा। इसकी आम सी एग्जांपल वही फेसबुक वाली हम ले लेते हैं कि आप जस्ट लॉगिन करने की कोशिश करते हैं विद पासवर्ड या जस्ट ईमेल। अगर आप सिर्फ ईमेल ऐड कर रहे हैं और पासवर्ड को ऐड नहीं कर रहे, तो उस सेंस के अंदर हमारा फेसबुक का पेज किस तरीके से रिएक्ट करेगा, आपको किस किस्म का एरर देगा, क्योंकि हमने इसमें एक रिक्वायर्ड फील्ड को एम्प्टी कर दिया है, हमने उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, इस वजह से वो आपको कोई ना कोई मसला क्रिएट लाजमी करेगा। तो इस तरीके से हम अपने टेस्ट डेटा को वैलिडेट करते हैं, चेक करते हैं अपने सिस्टम को कि डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर या डिफरेंट टेस्ट डेटा के केसेस के ऊपर किस तरीके से काम करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास टेस्ट केसेस के हवाले से या टेस्ट डेटा के हवाले से जो कुछ भी अभी हमने देखा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। इसमें क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो सिस्टम हमने बनाया है क्या वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस प्रोसेस को बोलते हैं वेरिफिकेशन। हमने सिर्फ देखना है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो किस तरीके से होगा वो वैलिडेशन के अंदर आएगा, उसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे वो वैलिडेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, इसको दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपसे कहा कि वेरिफिकेशन का मतलब है कि हमने सिर्फ ये चीज़ चेक करनी है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास आई थी, हमने जो उसका सलूशन बनाया है क्या ये उसको सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो नहीं कर रहा तो वो हम फिर एक अलग से सेशन उसका देखेंगे और उसकी हम टेस्टिंग करेंगे और सारे प्रोसेस वो दोबारा से चलेंगे। वैलिडेशन में हमने देखा था कि उसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से हमारा एक सलूशन कंप्लीट हो रहा है और हमारे प्रॉब्लम का वो सॉल्व कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हमने वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की बात कर ली है तो इसके छोटी सी एग्जांपल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक किसी पिज़्ज़ा शॉप पे गए हैं, आपको पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा है। आप वहाँ जाकर उसको बताते हैं कि आपने चिकन पिज़्ज़ा खाना है और आपने उसको बताया उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, वो स्पाइसी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने 3 चीज़ें उसको बता दी। उसके बाद आप इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करने के बाद जब पिज़्ज़ा आपके सामने आता है और आप देखते हैं कि हाँ भाई ये जो पिज़्ज़ा मेरे सामने आया है ये चिकन पिज़्ज़ा ही है, तो जब आपने देखा कि जो पिज़्ज़ा आपके सामने पड़ा हुआ है वो चिकन पिज़्ज़ा है, तो आपने वेरीफाई कर लिया कि ये वही पिज़्ज़ा है जो मैंने इसको कहा था। देख के बता दिया आपने कि हाँ भाई यही वो चीज़ है
जो मुझे रिक्वायर्ड थी। लेकिन वो स्पाइसी है कि नहीं है वो आपको खाने पे ही पता चलेगा। जब आप उसको खाएंगे, आप उसको टेस्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसका टेस्ट अच्छा है कि नहीं अच्छा, ये स्पाइसी है या नहीं है। तो ये वैलिडेशन आ जाएगी। आप चेक करेंगे इंटरनली तौर पे उसकी फंक्शनैलिटी को, यानी कि चेक करेंगे, आप देखेंगे कि काम का सही से है कि नहीं है, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है वो है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस इस चीज़ की कि हमने अपने एल्गोरिथम्स में से एरर्स को फाइंड करना है, उनको करेक्ट करना है। अगर किसी स्टेज के ऊपर हमारे पास एल्गोरिथम सही से काम नहीं करता तो हमें उसका रूट कोज देखना पड़ेगा, हमें उसके जड़ को देखना पड़ेगा जहाँ से उस प्रॉब्लम की वो प्रॉब्लम आ रही है हमें। ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के प्रोसेस के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब एल्गोरिथम्स की हमने बात की है तो यहाँ पे आपको हम छोटे से एल्गोरिथम्स के एग्जांपल से समझाते हैं। मिसाल के तौर पे आपको अपने स्कूल की वॉलीबॉल टीम के लिए लड़कों की ज़रूरत है जिनकी हाइट 144 सेंटीमीटर हो या इससे ज़्यादा हो। 143 सेंटीमीटर को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए आपने छोटा सा एक प्रोग्राम लिखना है या आपने एल्गोरिथम को लिखना है। अब क्या करेंगे, आप अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट के वर्ड के साथ। उसके बाद आप कोई इनपुट लेंगे, वैल्यूज़ लेंगे और वैल्यूज़ को किसी जगह पे स्टोर करवाएंगे। लेट्स सपोज हमने लिखा 144, 145, 146 एंड सो ऑन, कुछ 10 वैल्यूज़ हमने ले लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, चेक कर रहे हैं क्या हमारी जो हाइट है वो ग्रेटर देन 144 है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ हमने कंडीशन लगा दी है। अब यहाँ पे एक गलती भी है, अगर आपको थोड़ा सा देखें। अब यहाँ पे ये होगा कि हमने कंडीशन में लिखा हुआ है ग्रेटर देन 144, यानी कि 144 से जिनकी हाइट ऊपर है तो वो सिर्फ वॉलीबॉल टीम के अंदर आएंगे, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट तो ये थी कि 144 भी जिसकी रिक्वायर्ड है उसको भी टीम में शामिल कर लिया जाए। तो यहाँ पे हमारे पास एक लॉजिकल गलती हो गई है। ठीक है, अब ये लॉजिकल जो मिस्टेक हुई है ये हमें तब पता चलेगी जब हम अपने प्रोग्राम की आउटपुट को देखेंगे। हमें वैसे पता नहीं चलेगा कि हमारे एल्गोरिथम में क्या मिस्टेक आई थी। लॉजिकल मिस्टेक्स हमेशा याद रखिएगा, हमेशा उसकी आउटपुट देख के ही पता चलती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रेस टेबल की। ये ट्रेस टेबल क्या होता है? हमारे एल्गोरिथम्स में बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब उन मिस्टेक्स को चेक कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए हम ट्रेस टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रेस टेबल मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये विजिबल भी होगा, आपको नज़र आ रहा होगा। हम उसी एल्गोरिथम को लेकर चलते हैं इस ट्रेस टेबल के साथ जो अभी हमने पीछे इंपॉर्टेंस में देखा था। वहाँ पे हमने ये बात की थी कि हमारे पास एक लॉजिकल एरर आ रहा था। वो लॉजिकल एरर ये आ रहा था कि हमने 144 वाली हाइट के पर्सन को निगलेक्ट कर दिया था और 145 वाले पर्सन को सिलेक्ट कर लिया था, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हम 144 वाले पर्सन को भी एक्सेप्ट करें। इस ट्रेस टेबल के अंदर हम इसी एल्गोरिथम को फ्लो करते हैं, हम देखते हैं किस तरीके से वो काम कर रहा है। आपको जहाँ पे डैश लगी हुई नज़र आ रही है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। और जहाँ पे ब्लैंक स्पेसिस है, यहाँ पे भी इसका यही मतलब है कि हमें डाटा से किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं है। अब काउंट के कॉलम के अंदर देखें, काउंट के कॉलम में आपको डिफरेंट नंबर्स नज़र आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आपको बता रहा है कि कितनी दफ़ा हमने अपनी कंडीशन को चेक किया है और उसकी बेस के ऊपर हमने चीज़ों को ऐड किया है अपने पास। ठीक है, राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो राइट साइड के ऊपर आपको वो हाइट सेंटीमीटर्स में जो हमने ली थी 144, 145, 146, वो आपको लिखी हुई नज़र आ रही होंगी। तो आप देखेंगे जहाँ पे काउंट 1 होगा वो उसके अगेंस्ट एक हाइट के जो सिंबल था या हाइट की जो नंबर था वो हमने ऐड किया हुआ है। वो ये बता रहा है कि 1 के ऊपर हमारे पास ये हाइट ऐड हुई थी, फिर 2 के ऊपर दूसरी हाइट ऐड हुई, 3 के ऊपर दूसरी हुई
और इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमें अपनी रिक्वायर्ड हाइट नहीं मिल जाती। ठीक है, इस ट्रेस टेबल की मदद से हम अपने एल्गोरिथम्स के अंदर एरर्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारे पास लास्ट चीज़ थी वो ये थी कि हम अपने इनवैलिड टेस्ट डाटा को चेक करें। इनवैलिड टेस्ट डाटा का मतलब क्या है? इनवैलिड टेस्ट डाटा का हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा डाटा होता है जो रॉन्ग होता है, किसी कंडीशन के अगेंस्ट रॉन्ग काम करता है, रॉन्ग लॉजिक को फॉलो करता है और हम उसकी बेस के ऊपर कोई मैसेज जो उनसे है हम स्क्रीन पर यूज़र को दिखाते हैं कि आप इस प्रोसेस के लिए अहल नहीं है या आप गलत प्रोसेस को फॉलो कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक चीज़ को इंश्योर करना होता है कि हमारा सिस्टम हर तरह की प्रॉब्लम को आसानी से टैकल कर सके। हमने उसके लिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे के देखनी है, हमने गलत इन्फॉर्मेशन भी दे के देखनी है, हमने उसकी बाउंड्री भी चेक करनी है, हमने उसको एम्प्टी रख के भी चेक करना है। इवन के हर वो चीज़ जिसके बेस के ऊपर हमें लगता है कि सिस्टम को टेस्ट किया जा सकता है, हम उसके ऊपर सिस्टम को टेस्ट करेंगे, चाहे वो ख्वाह कितनी ही बार हमें डाटा देना पड़े। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये टॉपिक था वैलिडेशन और वेरिफिकेशन, ये इसके साथ ही ख़त्म होता है। जाने से पहले स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जो हमने देखा है आज। हमने टेस्ट केसेस की बात की, ये टेस्ट डाटा की बात की, टेस्ट डाटा होता क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे एल्गोरिथम्स को या फ्लो चार्ट को टेस्ट करने के लिए। हम उनको कोई रैंडम किस्म की इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंफॉर्मेशन जो लेके आ रही हैं वो ठीक है या नहीं ठीक, हमारा प्रोग्राम या एल्गोरिथम उसको टैकल कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर हमने बात की थी उसके डिफरेंट स्टेजेस की, हमने उसकी इंपॉर्टेंस की बात की कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हमें एरर्स को फाइंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और जब एरर्स ख़त्म होते हैं तो हमारे सॉल्यूशंस की प्रोफिशिएंसी या उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिसका फ़ायदा इवेंचुअली हर किसी को होता है। ठीक है, फिर हमने टेस्ट डेटा की टाइप्स देखी थी, जिसमें हमने वैलिड टेस्ट डेटा भी देखा था, इनवैलिड भी देखा था, हमने उसकी लिमिट भी चेक की थी। इसके अलावा हमने उसको एब्सेंट डेटा दे के भी देखा था। ठीक है, इसी तरह बाद में हम वैलिडेशन और वेरिफिकेशन की तरफ भी आए थे। वहाँ पे हमने ये देखा था कि अगर हमारा प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट है वो मैच कर रही है हमारे सॉल्यूशन के साथ तो हम उसको वेरीफाई कर लेते थे, और अगर तो उसकी फंक्शनैलिटी सही काम करती है और हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है तो वो हमारे पास वैलिडेशन के अंदर आ जाता था। और उसकी हमने डिफरेंट चीज़ें देखी थी, हमने इंपॉर्टेंस देखी थी वैलिडेशन की कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ये काम करना। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता था कि हमारा जो एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट है क्या वो इस काबिल है या नहीं है कि वो हमारे प्रोग्राम को सॉल्व कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले टॉपिक में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।